हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अन अकेडमी। रेलवे इंजीनियरिंग की हम आज बात करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जाती है, मैंने ऑल ओवर इंडिया उसके क्वेश्चंस उठाए और उनको क्लब करके मोस्ट 100 PYQs जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको सारा कुछ इसी में ही मैं रिवाइज करा दूंगा। मैंने आपको रेलवे की एक मैराथन क्लास भी कराई है जिसको आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हो, और यहां पर भी मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम रिवीजन भी करते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास 100 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। इसके अलावा अगर आप इतना भी करके जाते हो तो ट्रस्ट मी, आप रेलवे का सवाल बना ले जाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो अभी वैसे भी अच्छा, शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम आ रखे हैं, जैसे गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, IRMS सब उसमें जुड़ चुका है। रेलवे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और क्या, और साथ ही साथ यूपी PSC AE का एग्जाम आने वाला है, RRB JEE CBT 2 आपके पास है, RPSC AE, ये सारे एग्जाम्स हैं। रेलवे इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा चुका हूं। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इन इंडियन रेलवेज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज। इंडियन रेलवे में ब्रॉड गेज की विड्थ क्या होती है? अभी टर्म आया, क्या टर्म हमारे पास आया है? ब्रॉड गेज। तो जैसे आप जानते हो कि अभी तक जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं, सबसे पहले मेरा उद्देश्य क्या नहीं रहता, आपको पता है क्या, आगे बढ़ो और सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं। आपके लिए एक एक टर्म पता होना चाहिए। जैसे ब्रॉड गेज आया, पहला टर्म आता है गेज। गेज क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो आपको, ठीक है। यहां पर ये आपने इनर फेसेस देखी है रेल की, इनर फेसेस ऑफ रेल के बीच में जो क्लियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या क्लियर डिस्टेंस बोल दें, क्लियर डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं सेंटर टू सेंटर नहीं, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ द रेल, क्या कहलाता है? गेजेस कहलाता है। ओके सर, गेज कितने प्रकार के? सर गेजेस के टाइप्स और उनकी गेज की विड्थ या गेज लेंथ आपको बता दी जाती है। देखो, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड गेज, अगर मैं बात करता हूं किसकी? स्टैंडर्ड गेज की, तो आप देखोगे सर स्टैंडर्ड गेज, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं बोलूं ब्रॉड गेज की, अभी ध्यान से देखो, ब्रॉड गेज का क्या हो जाता है सर? 1.676 मीटर, या फिर आपको अगर बोल दिया जाए एमएम में तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, 1676 mm इसकी विड्थ होती है। मीटर गेज की क्या हो जाएगी? 1 मीटर मीटर गेज का होता है। नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर होता है। ओके, अगर बात की जाए लाइट गेज का दूसरा नाम क्या है? फीडर ट्रैक गेज इसका दूसरा नाम है। फीडर ट्रैक गेज इसका दूसरा नाम है। 0.610 मीटर इसकी विड्थ होती है। आपसे सवाल पूछ लेगा स्टैंडर्ड गेज का, बताओ। आपसे सवाल पूछेगा स्टैंडर्ड गेज के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे सर 1.435 मीटर, 1.435 मीटर। ये भी सवाल पूछा गया, कहां इसको यूज किया गया है? आप बोलोगे सर दिल्ली मेट्रो में यूज किया गया है, दिल्ली मेट्रो में यूज किया गया है, ठीक है। और यूएस और यूके से इसको लाया गया, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर सारे। एक सवाल पूछा था ब्रॉड गेज का 1.676 मीटर, आपको सारे बता दिए, तो आप टिक लगा लोगे। अब यस सर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.676 मीटर होगी विड्थ, गेज की विड्थ। क्लियर है? ओके, नाउ अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? फॉर अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक विथ M+7 स्लीपर डेंसिटी द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ वुड बी। तो यहां पर टर्म कौन सा आया सर? यहां पर टर्म आया है स्लीपर डेंसिटी का। ये देखो स्लीपर डेंसिटी का टर्म आया। क्या होता है सर स्लीपर डेंसिटी? अगर मैं आपको ये रेल का ट्रैक दिखा रहा हूं आपको, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, ओके। तो ये रेल है, एक रेल लेंथ फॉर एग्जांपल मैंने मान ली ये एक L लेंथ की रेल है, ओके। इस रेल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट हैं, उस नंबर को क्या बोल दोगे आप? स्लीपर की डेंसिटी बोल दोगे। यहां तो समझ में आया स्लीपर डेंसिटी क्या है, मैंने रिवीजन कराया है, एक एक चीज बताइए, आप वो वीडियो जरूर देखना, ओके। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स आपने बता दी, कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं एक रेल लेंथ में, उसको क्या बोल दिया जाएगा? स्लीपर डेंसिटी, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि फॉर अ ब्रॉड गेज के केस में क्या टर्म दिया है? ब्रॉड गेज के केस में रेलवे ट्रैक विथ M+7 स्लीपर डेंसिटी है, तो आपको स्लीपर डेंसिटी कितनी दे रखी है सर? M+7 दे रखी है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या आपको बोलेगा था? नंबर ऑफ स्लीपर्स बताओ, तो M क्या है सर? लेंथ ऑफ रेल। M यहां पर क्या होता है? लेंथ ऑफ रेल क्या होगी? ब्रॉड गेज के केस में क्या होगा और नैरो गेज के केस में क्या होगा? मीटर गेज के केस में क्या होगा? अभी देखते हैं, देखो ध्यान से।
अगर मैं आपसे बोलूं ब्रॉड गेज की बात करूं तो 12.8 मीटर या फिर 42 फीट, ये भी फीट में भी पूछ लेगा। तो ब्रॉड गेज की लेंथ आप बोलोगे कि ऑन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज 13 मीटर मान लेते हो आप, जनरली 12.8 मीटर होता है, फीट में 42 फीट। अगर मीटर गेज दिया होता तो आप यही लेंथ को क्या बोलते, 11.89 मीटर या 39 फीट बोल देते इसको। 12 मीटर जनरली ले लिया जाता है। तो मैं अभी ब्रॉड गेज के लिए 13 फीट ले लेता हूं। ओके 13 फीट मैंने ले लिया, सॉरी 13 मीटर मैंने ले लिया। तो स्लीपर डेंसिटी कितना है, m+7। स्लीपर डेंसिटी का मतलब मैंने बताया क्या, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर मीटर लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ में, कितनी लेंथ में नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू आ जाएगी 13, क्योंकि ब्रॉड गेज की बात है। 13 + 7 20 नंबर ऑफ स्लीपर्स आ जाएंगे। तो यही पूछा था, द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो पर रेल लेंथ नंबर ऑफ स्लीपर्स 20 आ जाएगा। क्लियर है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द लेटेस्ट टाइप ऑफ रेल्स दैट आर यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज प्रेजेंटली इज। इंडियन रेलवे में कौन सी लेटेस्ट टाइप की रेल यूज होती है। तो देखो ध्यान से, क्या सबसे पहले यूज होती थी सर डबल हेडेड रेल। सर डबल हेडेड रेल यूज होती थी सबसे पहले, बहुत पुरानी रेल है। दोनों साइड एक जैसा हेड रहता था। अगर एक तरफ का हेड घिस जाता था तो क्या करते थे, पलट के उसको इंटरफेस पर लगा देंगे ताकि फिर दूसरी तरफ का हेड यूज किया जा सके। ये डबल हेडेड पुरानी बात, उसको इन्वेंट किया गया। उसके आगे आए तो आता है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में क्या, एक साइड का तो हेड रहा लेकिन नीचे क्या फ्लैट फुट टाइप का बनाने की कोशिश की गई, बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इसको क्रॉसिंग और पॉइंटिंग में कौन सी रेल का यूज किया जाता है। तो आप बोल दोगे क्रॉसिंग और पॉइंटिंग के केस में हम हमेशा बुल हेडेड रेल का यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अब देखो, उसके बाद आता है फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल नाउअडेज इंडिया में यूज हो रही है। तो आपको यहां के लिख के दिया रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या है सर, रॉट आयरन कोई भी टाइप की रेल नहीं है, ये तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। क्या है सर, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, ये कोई भी टाइप की रेल नहीं है। ओके, बुल हेडेड आपको बताया, डबल हेडेड आपको बता दिया। ये लिखा है विग्नोल रेल। विग्नोल रेल का दूसरा नाम क्या है सर, या फिर यूं बोलें कि फ्लैट फुटेड रेल को, फ्लैट फुटेड रेल को ही क्या बोला जाता है, फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आपको लिख के दे दिया विग्नोल रेल। ये कैसे नाम पड़ा, इटली जाओगे आप, इटली में एक आइलैंड है, इटली में एक आइलैंड है, उसका शेप कैसा, फ्लैट फुटेड रेल के नाम पर के जैसा दिखता है। उसका शेप फ्लैट फुटेड रेल के जैसा लगता है उस आइलैंड का नाम। तो आइलैंड का जो शेप है, उस आइलैंड का नाम है विग्नोल, इसलिए नाम रख दिया फ्लैट फुटेड रेल का विग्नोल रेल। क्लियर है, तो अभी आपको एक एक में डायग्राम दिखा देता हूं, आप देख लो। यहां पे देखो, अगर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, ये क्या है, डबल हेडेड रेल का डायग्राम है। दोनों तरफ एक प्रकार के हेड आपको देखने को मिल रहे हैं, 70 mm। अब इसकी जो मैंने ये अपने हाथ से जो लिख के दी है ना डायमेंशन, ये भी पूछ ली गई। डबल हेडेड रेल में हेड की जो विड्थ है वो 70 mm होगी, डेप्थ 152 mm होती है और 19 mm वेब विड्थ होती है। ओके, उसके बाद बात करूं बुल हेडेड में, बुल हेडेड में जो हेड की विड्थ 68.86 mm होगी, और यहां पे सर इसको इतनी स्ट्रेंथ से बनाया जाता है कि वियर टियर होने के बाद भी इसका यूज होता रहे। 16.27 mm विड्थ होगी वेब की, और जो फुट आपने नीचे बनाया इसका 64 mm का होगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्या सर, नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे दोनों 70 हो जाएंगे, ये दोनों नीचे, दोनों ऊपर नीचे 70 सेम ही रहती हैं क्योंकि। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या सर, फ्लैट फुटेड रेल की बात करें तो ये क्यों, कौन सी है, फ्लैट फुटेड, या फिर इसको क्या नाम दे दिया अब नया, विग्नोल। क्या बोल दिया, विग्नोल रेल। ओके, इसका जो हेड है 66.68 mm का होगा, 142.88 mm की डेप्थ, और सर इसका जो ये विड्थ है 136.53 mm की नीचे फ्लैट फुटेड की विड्थ रहेगी। यही सवाल में पूछा गया था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी ध्यान से सुनो, टर्म आए हैं डबल हेडेड और बुल हेडेड और फ्लैट हेडेड, एक एक स्टेटमेंट आपको जानना है। क्वेश्चन पढ़ के टिक तो आप लगा लोगे, मैंने बता दिया आप लगा लोगे, लेकिन आपको रिवीजन भी यहीं से करते जाना है। तो देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर अब स्टेटमेंट है, मैं साइड हो रहा हूं, आप पढ़ते जाना। क्या सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस, डबल हेडेड रेल्स।
क्या लिखा आपने, डीएच रेल्स। दीज रेल्स इंडिकेट द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पहले इसी को यूज किया जाता था पहले के जमाने में। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट कौन कौन से, अपर टेबल, वेब और लोअर टेबल। तो आपने देखा सर ये अपर टेबल, वेब और लोअर टेबल 3 पार्ट इसमें होते हैं। ओके, बोथ द अपर टेबल एंड लोअर टेबल वर आइडेंटिकल, एक जैसे बना के दिखाए थे अभी आपको। नेक्स्ट, व्हेन अपर टेबल्स गेट वर्न आउट देन द रेल कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड, अगर ये ऊपर का हिस्सा वर्न आउट हो जाए तो इसको पलट के ये वाला हिस्सा यूज कर लिया जाता था। ओके सर। नेक्स्ट, क्या दिस टाइप ऑफ रेल इज प्रैक्टिकली आउट ऑफ यूज ऑन द इंडियन रेलवेज, अब ये यूज नहीं होती है। तो स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल में एक एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है बुल हेडेड रेल की। द नेक्स्ट एवोल्यूशन वाज दैट ऑफ बीएच रेल्स, क्या, बीएच रेल्स, बुल हेडेड रेल्स उसके बाद आई। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड होगा इसमें, वेब होगा और फुट होगा। तो आप देखो हेड है इसमें, वेब है और ये फुट है यहां पर। ओके सर। नेक्स्ट क्या, इसके बाद द हेड हैज अ लार्जर साइज देन द फुट सो दैट इवन आफ्टर वियर इट कैन विथस्टैंड स्ट्रेसेस। यहां पर देखो हेड की साइज 68.86, फुट की साइज 64 mm, तो हेड की साइज ज्यादा है, अगर वियर हो भी रहा है उसके बाद भी इसमें स्ट्रेसेस झेलने की क्षमता रह जाती है। ओके नेक्स्ट, अब क्या, द फुट इज डिजाइन्ड ओनली टू फर्निश नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस और टू रेल्स, स्टिफनेस ऑफ रेल्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार सवाल में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये मैं पीपीपीडीएफ दे दूंगा, पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी। बाकी क्या है आपके लिए, अपने हाथ से एक एक चीजें लिखना है। जो भी मैं लेके आ रहा हूं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही मैंने 100 लिख दिए उसमें, लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी पूरी रेलवे इंजीनियरिंग यहीं पर रिवाइज भी हो जाएगी। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वुल हेडेड रेल्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। क्या सर, बुल हेडेड रेल्स को पूछा जाता है कि कहां यूज होगा, या ऐसे पूछ लेगा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे कौन सी रेल्स यूज होती हैं, आप बोलोगे सर यहां पर हमेशा बुल हेडेड रेल्स यूज होती हैं। नेक्स्ट, फ्लैट फुटेड, तीसरे नंबर पे आया फ्लैट फुटेड रेल्स। तो आप बोलोगे इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, वेब और फुट। तो देख लिया सर, यहां पे हेड है, वेब है और फुट है। ओके नाउ अभी क्या सर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, द फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ बेस, बेस बनाने के लिए फुट को यहां पर चौड़ा कर दिया जाता है। ये इसकी विड्थ पूछ ली गई थी, 136.53 mm होती है और हेड 66.68 mm, इसका जस्ट डबल कर दिया गया। ओके नाउ अभी क्या, इसके बाद आया एब्सोल्यूट 90% ऑफ द रेलवे ट्रैक इन इंडिया इज लेड विद दिस फॉर्म ऑफ रेल्स। तो अब देख लो ये स्टेटमेंट था, इससे सवाल पूछ लिया गया और एक एक सवाल इंडिया में होने वाला कोई भी एग्जाम उससे लिया गया है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, वहां से सवाल आया है आपको। इन इंडिया फ्लैट फुटेड रेल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, देखो लिख के भी दे दिया। एडवांटेजेस क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ चेयर्स और कीज, तो ये सवाल स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। क्या यहां पर चेयर और की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस फॉर्म ऑफ द रेल इज स्टिफर बोथ वर्टिकली एंड लेटरली देन द bull-headed rail of equal weight. Okay, less liable to develop kinks नहीं बनते, kinks मतलब क्या, ये ऐसे kink नहीं बनते इसमें। ओके फिर आप बोलोगे सर cheaper than the bull-headed rails distributes the ट्रेन लोड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर्स, तो लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर्स में ट्रेन लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने टाइप ऑफ रेल सारी यही क्लियर आपको कर दी इसी क्वेश्चन में। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये विग्नोल रेल आइलैंड कैसा दिखता है, इस शेप का दिखता है, तो आपको ये शेप भी बनाकर दे दिया ओरिजिनल। क्लियर, विग्नोल रेल का दूसरा नाम फ्लैट फुटेड रेल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which mode has the maximum flexibility for travel with reference to route, direction, time and speed of travel। पूछ रहा है
आप बोलोगे कौन सा तरीका सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, किस टर्म में? आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं कौन सा तरीका यूज करूं या कौन सा वे इस्तेमाल करूं जो कि फ्लेक्सिबल हो, किस किस चीज के केस में? आप बोलोगे रूट के केस में डायरेक्शन, टाइम एंड स्पीड, मतलब उस जगह ऐसा वे जिसमें आप कितनी भी स्पीड से चल सकते हो, स्लो या फिर हाई स्पीड से, फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी मुड़ सको आप और कितने भी टाइम पर जाओ आप उसको यूज कर सको। आप घर से बाहर निकले और आप यूज करने लगे, किसको यूज कर सकते हो? रोड को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से यूज किया जा सकता है। इसलिए एयरवेज, रेलवे, हाईवे और वाटरवे में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो होगा वो हाईवे होगा। क्लियर है ये बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सर, द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड गेज फेसेस ऑफ टंग रेल नियरेस्ट एट द हील ऑफ द स्विच इज नोन एज। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखो ध्यान से, ये क्या है सर? ये मैंने आपको बना के दिखाई स्टॉक रेल, क्या लिख के दे दिया इसको? स्टॉक रेल, एसआर लिख दे रहा हूं, ये स्टॉक रेल है। ओके, स्टॉक रेल आपको बना के दिखाई मैंने। अभी मैं आपको क्या बना के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, अभी मैं आपको ये एक रेल और बना के दिखा रहा हूं, एक रेल और मैंने आपको बना के दिखाई, ये देखा आपने, एक रेल और मैंने बना के दिखाई, इसको नाम दिया टंग रेल। क्या है सर? टी आर। क्या नाम दिया इसको? टंग रेल, टी आर। ओके, ये जो एंगल बनता है इन दोनों रेल के बीच में, इसको बोलते हैं स्विच एंगल। स्विच एंगल क्या लिख दिया? एस ए, स्विच एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो बोल रहा है कि रनिंग फेस, तो ये जो राइट साइड में जो फेस होता है जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, ये होता है रनिंग फेस। इसका जो राइट साइड में जो फेस होता है उसको मैं टिक लगा रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? रनिंग फेस बोलते हैं। तो लिख के दिया क्या सर? रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल। ओके सर, यहां से लेके रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड गेज फेस ऑफ द टंग रेल, गेज फेस ऑफ द टंग रेल मेजर्ड एट द हील ऑफ द स्विच। ठीक है, तो गेज फेस ऑफ द टंग रेल। ओके, तो आपसे बोल रहा है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड गेज फेस ऑफ द टंग रेल मेजर्ड एट द हील ऑफ द स्विच इज नोन एज। तो इससे लेके इसको गेज फेस बोल दो या रनिंग फेस बोल दो, एक ही बात है। ओके, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है हील डाइवर्जेंस। क्या सर? हील डाइवर्जेंस इसको बोला जाता है। ओके, इसका जो रनिंग फेस है और इसका अगर इनर फेस की बात की जाए, ये देखो, ये इतना इतना डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। क्या बोलते हैं? फ्लैंज वे क्लियरेंस। क्लियर? तो हमेशा फ्लैंज वे क्लियरेंस कम होगा हील डाइवर्जेंस से। तो बात समझ में आई? रनिंग फेस बोल दो या गेज फेस बोल दो। ठीक है, स्टॉक रेल और टंग रेल के दोनों रनिंग फेस या गेज फेस के बीच का डिस्टेंस हील डाइवर्जेंस कहलाएगा, बता दिया। दोनों एडजेसेंट फेसेस जो हैं, रनिंग फेस ले लो इसका और इसका इनर फेस ले लो टंग रेल का, एडजेसेंट फेसेस के बीच का डिस्टेंस फ्लैंज वे क्लियरेंस बोला जाता है। ओके, तो आपको ये बताया, तो आपको यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हील डाइवर्जेंस। एक एक चीज बताता हूं, देखो इसको अब आप क्या क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूं, क्रॉस सेक्शन में अभी समझना। ये इसका रनिंग फेस और ये टंग रेल का रनिंग फेस, लिख के दिया एस आर इज वॉट? स्टॉक रेल, टंग रेल टी आर इज वॉट? टंग रेल। ठीक है, तो इसका रनिंग फेस ये है, ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हील डाइवर्जेंस कहलाएगा। रनिंग फेस बोल दो, ये रनिंग फेस बोल दो, रनिंग फेस बोल दो या गेज फेस बोल दो, एक ही बात है दोनों का। यहां पर इनर एडजेसेंट फेस के बीच का डिस्टेंस फ्लैंज वे क्लियरेंस कहलाता है और हमेशा फ्लैंज वे क्लियरेंस कम होगा हील डाइवर्जेंस से। ये भी सवाल आता है, तो ये भी आपको बना के दिखा दिया। अभी ध्यान से सुनो, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ो। क्या पहला है सर? फ्लैंज वे क्लियरेंस। कैसा सवाल लिखा आएगा? अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फेस, ये शब्द सुनना, एडजेसेंट फेस ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल एट द हील ऑफ द स्विच। ठीक है, ये हील ऑफ स्विच पर, हील ऑफ स्विच के टाइम पर एडजेसेंट फेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फ्लैंज वे क्लियरेंस। क्लियर है? तो दो रेल लेनी है, स्टॉक रेल उठाना है और टंग रेल उठाना है, इसके एडजेसेंट फेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फ्लैंज वे क्लियरेंस। ये बात समझ में आ गई। फ्लैंज वे क्लियरेंस इज ऑलवेज लेस देन हील डाइवर्जेंस से लेस होगा, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या था सर? हील डाइवर्जेंस था, इससे कम है। ओके सर, नाउ थ्रो ऑफ स्विच। क्या सर? थ्रो ऑफ स्विच क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच
toe of tongue rail can move sideway is called throw of such switch। तो याद रखना, toe of tongue rail can move sideway, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस से ये मूव कर पाए, थ्रो, इसको क्या बोलेंगे, थ्रो ऑफ स्विच बोलेंगे। मतलब क्या सर, ये जो टो है ये जितने डिस्टेंस से मूव कर पा रहा है, वो कितना डिस्टेंस मूव कर पाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, थ्रो ऑफ स्विच बोल देंगे। ओके सर, नाउ फिर क्या, थ्रो ऑफ स्विच की वैल्यू याद रखो, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए 9.5 सेंटीमीटर, मीटर गेज ट्रैक के मीटर गेज हो या और नैरो गेज हो, दोनों के लिए 8.9 सेंटीमीटर वैल्यू होती है थ्रो ऑफ स्विच की। याद रखना 9.5 फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए 8.9 सेंटीमीटर। नाउ क्या सर, फिर आता है थर्ड नंबर पे क्या, फ्लैंज वे डेप्थ। फ्लैंज वे डेप्थ मतलब क्या सर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द रेल एंड इट्स हील ब्लॉक इज टर्म्ड एज फ्लैंज वे डेप्थ। तो क्या सर, वर्टिकल डिस्टेंस बताओ किस किस बीच में, टॉप ऑफ रेल और हील ब्लॉक के बीच में, उसको फ्लैंज वे डेप्थ बोल दिया जाता है। स्विच एंगल आपको दिखा दिया अभी, इट इज द एंगल बिटवीन रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल when tongue rail touches the stalk rail, tongue rail touches the stalk rail। okay, now heel divergence और heel clearance क्या होगा, it is distance between running faces of stalk rail and tongue rail at the heel of switch। okay, at the heel of switch। फिर heel divergence for broad gauge track 13.3 सेंटीमीटर होता है टू 13.7 सेंटीमीटर होगा, फॉर मीटर गेज के लिए 12.1 से 11.7 सेंटीमीटर होगा। और यहां मीटर गेज की जगह क्या लिखोगे, नैरो गेज, नैरो गेज के लिए कितना, 9.8 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये आपको ये भी बना के दिखा दिया, जो डायग्राम मैंने वहां बताया था। क्लियर है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट अभी क्या सर, ये हील डाइवर्जेंस कहलाएगा। क्या बोल रहा है सर, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इन इंडियन रेलवे एट ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर 5 डिग्री कर्व ऑन 30 मीटर कॉर्ड लेंथ एंड डिजाइंड स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोला है सर, सुपर एलिवेशन बताओ, सुपर एलिवेशन बताना है किसके लिए, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। ठीक है सर, सुपर एलिवेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू GV स्क्वायर अपॉन 127R, 127R, ये क्या हो जाएगा सर, सुपर एलिवेशन ये होता है। ओके, अभी क्या दिक्कत आ रही है सर, G आपको पता है, ब्रॉड गेज के लिए G क्या है, गेज विड्थ कितना होता है, 1.676 मीटर। ओके, 1.676 मीटर होता है। वेलोसिटी की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू दी हुई है। ओके, ये किलोमीटर पर आवर में ही पुट करना है, इसलिए 127 लिखा है। आर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन डिग्री ऑफ कर्व बता रखी है। तो आपको कॉर्ड लेंथ अगर 30 मीटर है, तो आप देखो सर, कॉर्ड लेंथ लिखा हो, कॉर्ड लेंथ लिखा हो और चेन लिखा हो, चेन लिखा हो, ये अगर आपने 30 मीटर यूज की है, कितनी 30 मीटर यूज की है, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1750 बाय डी। और अगर आपने 20 मीटर यूज की होती तो ये कितना हो जाती आर, 1145 बाय डी। क्लियर है, तो यहां पर 1750 बाय डी यूज कर लो, ये लिख के भी दे दिया आपको, 1720, कहीं कहीं 50 भी लिख देता है, 1720। ठीक है, और ये 115। अब देखो एक बात बताता हूं, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, ये मिटाता नहीं हूं मैं, रुको, और इसको 1720 भी लिख सकते हैं, 1720, और यहाँ पे 1150। ठीक है, बाय डी, ये कुछ भी लिखा जाए सेम ही मानना। ठीक है, यहां से आप सबसे पहले आर निकाल लो, आर निकाल लोगे, वैल्यू पुट करो, आर निकालो, कैसे निकालोगे सर, 1720 बाय कितना, आर डी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, ये इतना, ये कितना होगा, 344 मीटर, 344 मीटर। अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। क्या, जी की वैल्यू 1.676, वी है 50 और 127 आर, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट, कितना आएगा, चलो आंसर निकाल के देना। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 9.59, ये कैलकुलेशन है, आप कर लेना। क्लियर है, 9.59 सेंटीमीटर में ई आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आपको निकाल के बता दी। तो ये देखो, 20 मीटर चेन के लिए 1150 बटे आर, 30 मीटर चेन के लिए 1720 बाय आर। नाउ ट्रैक, अब देखो एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं,
अगर ट्रैक, ये सब मैंने रिवीजन में आपको पहले पढ़ाया है, रिवीजन वाली क्लास जरूर देखना। ब्रॉड गेज अगर है, मीटर गेज है और नैरो गेज है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री होगी, आपके लिए 16 डिग्री मीटर गेज, और नैरो गेज के लिए 40 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्या सर, मिनिमम रेडियस उसी तरीके से निकालोगे तो 175 मीटर मिनिमम रेडियस ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए 169 मीटर, और नैरो गेज के लिए मिनिमम रेडियस 44 मीटर होगा। ये भी आप जानकारी आपको दे दी है, आपको पढ़ाया गया है, आप देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स टर्म आया है क्या? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स एक टर्म आया है। ओके, फॉर ब्रिज स्लीपर प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन रेलवे इज। तो ब्रिज स्लीपर के लिए आप सीएसआई की वैल्यू बता दो। तो आपसे पूछ रहा है सीएसआई, सबसे पहले लिखो सीएसआई क्या होगा सर? इट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट इज अ मैकेनिकल, इट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, रेलवे स्लीपर, strength of wooden sleeper, sorry, it is a mechanical strength of wooden sleeper, वुडन स्लीपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो भी आप नापनी हो वो सीएसआई में नापोगे। इट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर। ओके, वुडन स्लीपर, ये सीएसआई का मतलब बताया। कैसे निकालोगे सर? सर सीएसआई इज इक्वल टू होता है एस प्लस 10h, एस प्लस 10h बाय 20, एस प्लस 10h बाय 20, ये होता है सीएसआई का मतलब। ओके, आप बोलेंगे एस क्या है, तो आप बोल दोगे सर एस, एस क्या है? एस इज इक्वल्स टू, एस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट, 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। ओके, एच क्या है सर? एच इज हार्डनेस ऑफ स्लीपर, हार्डनेस ऑफ स्लीपर एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ये ऐसे आप सीएसआई निकाल लोगे सर। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकाल लिया। अब सवाल जानते हैं, क्या बोल रहा है? ब्रिज स्लीपर के लिए प्रिस्क्राइब्ड इंडियन रेलवेज में बताओ क्या क्या वैल्यू होगी सीएसआई की। तो ब्रिज के लिए होता है 1455, देख लो 1455। अभी देखो आपसे बोलेगा कि सर ट्रैक स्लीपर के लिए, ट्रैक के लिए बताओ, तो ट्रैक के लिए होता है 783, ट्रैक के लिए कितना होता है 783, क्रॉसिंग के लिए होता है 1352। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, आप कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये लिख के दे दिया, देखो ध्यान से, तो आपको लिख के दिया ट्रैक स्लीपर के लिए 783, क्रॉसिंग स्लीपर के लिए 1352, ब्रिज स्लीपर के लिए 1455, ये वैल्यू होगी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की। ओके, अभी क्या सर? स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेलास्ट फॉर स्लीपर्स, ये भी जान लो। यहां पर स्लीपर के बेसिस पर आपको कौन सी मैक्सिमम साइज ऑफ, स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेलास्ट यूज करना है। तो यहां देखो ध्यान से क्या लिखा है सर? वुडन एंड कास्ट आयरन पॉट स्लीपर, कास्ट आयरन पॉट स्लीपर है तो 50 mm का साइज ऑफ ब्लास्ट। अगर CST 9 एंड थ्रो स्लीपर है तो 40 mm का बेलास्ट, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है तो 25 mm का बेलास्ट। आपको सवाल के नंबर्स भले ही कम दिख रहे हो, लेकिन एक एक स्टेटमेंट यहां पर, एक एक जो टेबल है वहां से सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है। यही मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरी इंजीनियरिंग, पूरी रेलवे इंजीनियरिंग ऐसे सवालों से मैं आपको रिवाइज करा दूं। फिर से रिवीजन की क्लास तो आप देख ही लो। क्लियर? नाउ अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कोनिंग ऑफ व्हील, कोनिंग ऑफ व्हील टर्म आया, कोनिंग ऑफ व्हील का काम क्या है? कोनिंग ऑफ व्हील का काम क्या है ये पूछ रहा है। कोनिंग ऑफ व्हील का काम क्या है? देखो सबसे पहले आपको कोनिंग ऑफ व्हील समझाता हूं। ये देखो रियल पिक्चर दिखाता हूं, ये देखो रियल पिक्चर, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे व्हील को क्या एक स्लोप दे दिया गया, यहां से ये व्हील को ऐसे स्लोप दे दिया जाता है, ऐसे व्हील को ये स्लोप दे दिया जाता है। कितना स्लोप? 1/20 का स्लोप। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगा? ये कोन के शेप में दिखने लगा। तो क्या बोल दिया गया? कोनिंग ऑफ व्हील। व्हील को आपने 1/20 का स्लोप दिया, क्या बोला? कोनिंग ऑफ व्हील। ऐसे ही जो स्लीपर रहती है ना, स्लीपर के ऊपर ही तो ये व्हील रहेगा, तो ये स्लीपर को भी आप ऐसे शेप दे देते हो, इसको क्या बोल दोगे? एजिंग ऑफ स्लीपर। आपने जो स्लोप दिया व्हील को, बोला कोनिंग ऑफ व्हील 1/20 का। 1/20 सेम अमाउंट का स्लोप आप स्लीपर को भी
भी दोगे ताकि क्या रहे, व्हील वैसे रह सके। उस स्लोप को क्या बोलोगे, एजिंग ऑफ स्लीपर। दो टर्म क्लियर आपके हो गए। तो कोनिंग ऑफ व्हील क्यों देंगे सर, जो ये इनर फेस है अगर कोनिंग नहीं करोगे तो इसमें वियर एंड टियर आ जाएगा। कोनिंग करने से क्या रहता है, ये डिरेलमेंट नहीं होगा, टायर ये रेल के बाहर नहीं जाएगा, ये डिरेलमेंट नहीं होता। ये सब चीजें कोनिंग ऑफ व्हील देने की के पीछे सोची गई। क्लियर। और क्या देखो, अभी आपको ये दिखाया मैंने, तो यहां पर 1/20 का ये स्लोप कोनिंग ऑफ व्हील का है, एजिंग का स्लोप 1/20 का, ये एक पिक्चर आप देख सकते हो। क्लियर है। नाउ अभी ये देखो यहां पर ये एक पिक्चर और आपको दिखा दी है, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोनिंग ऑफ व्हील आप देख सकते हैं, इनर फेसेस को गेज बोलते हैं, ये रेल्स आपको दे रखी हैं। क्लियर। ये फ्लेंजेस आपको बना रखे हैं व्हील के, ये जो स्लोप है इसको कोनिंग ऑफ व्हील बोला जाएगा। क्लियर। चलें आगे। ये देखो स्लोप दे दिया गया 1/20 का, ये एजिंग, ये स्लोप दे दिया गया किसको, स्लीपर को। तो यहां पर कोनिंग ऑफ व्हील के लिए क्या बोलोगे, प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, लेटरल मूवमेंट, ऐसे इसका लेटरल मूवमेंट को बचाएगा व्हील का कोनिंग। यस सर। प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन्स, यस सर, स्मूथ रनिंग को प्रोवाइड कराता है। अवॉइड एक्सेसिव वियर ऑफ इनर फेसेस ऑफ रेल, एक्सेसिव वियर, तो जो एक्सेसिव वियर हो रहा है इनर फेसेस को उसको भी बचाता है। तो बिल्कुल सही बात है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम टॉलरेंसेस इंक्लूडिंग साइड वियर आर परमिटेड फॉर मीटर गेज एट कर्व्स अप टू 6 डिग्री। बोल रहा है 6 डिग्री के कर्व तक के लिए सवाल सारे पूछे गए हैं। देखो कितना प्यारा सवाल बनाया है, कर्व्स अप टू 6 डिग्री। बोल रहा है मैक्सिमम टॉलरेंस क्या होगा साइड वियर के लिए, किसमें, मीटर गेज के केस में। मीटर गेज के केस में साइड वियर के लिए कितना मैक्सिमम टॉलरेंस होगा अगर कर्व की वैल्यू 6 डिग्री है तो। सर ये जो टॉलरेंस है वो रेडियस के हिसाब से एक टेबल आपको आती है। रेडियस के हिसाब से टेबल क्या आती है, देखो आपको दिखाया। अगर मैं बोलूं टॉलरेंस स्ट्रेट अगर कर्व है, स्ट्रेट कर्व है तो 3 से 6 mm का टॉलरेंस होता है मीटर गेज के केस में। ओके। अगर आपका जो कर्व है, अगर वो आपका कर्व है वो अब स्ट्रेट नहीं रहा, उसकी जो रेडियस है वो 290 मीटर से ज्यादा हो गई, उसकी रेडियस क्या हुई, 290 मीटर से ज्यादा हो गई, 290 मीटर से रेडियस ज्यादा, तब आप बोलोगे सर जो टॉलरेंस है वो 3 से 15 mm का टॉलरेंस माना जाएगा अगर 290 मीटर से ज्यादा रेडियस हो गई तो। और अगर जो रेडियस है वो कम है, कर्व की रेडियस 290 मीटर से कम है, तो आप बोलोगे जो टॉलरेंस की लिमिट है वो अप टू 20 mm तक ले ली जाती है। लेकिन आपको डिग्री दे दिया गया तो रेडियस निकालना आता है सर, हम 1720 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, डिग्री कर दूंगा। तो सर 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री कितना है आपके पास, 6 डिग्री का कर्व है। ठीक है, तो आप यहां से यहां से क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे। यस सर, रेडियस आ जाएगी। रेडियस निकालो कितना आएगी, आपकी रेडियस आती है कितना, 6, 2 इधर आया कितना, 6, ये आई आपकी रेडियस कितनी आई, ये 17 दिस, अभी क्या 286 पॉइंट समथिंग, ये जो भी वैल्यू आती है 286 या हम 17, इसमें एक मिनट रुको, यहां पे रेडियस ऐसे निकालो, रुको एक मिनट, 1750 बाई 6 कितना आएगा, 2 यहां पे कितना बचेगा, 5, ये कितना आया ये, ठीक है, देखो 291 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो रेडियस इज ग्रेटर देन 290, तो आप बोलोगे जो टॉलरेंस की वैल्यू 3 से 15 mm के बीच में टॉलरेंस आएगा। तो आपको बोला गया कि टॉलरेंस बताओ 6 डिग्री कर्व के लिए, 4 mm टाइट टू 8 mm स्लैक गलत, 5 mm टाइट टू 10 mm स्लैक गलत, 3 mm टाइट टू 15 mm स्लैक बिल्कुल सही बात है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर यूज्ड इन ब्रॉड गेज इज। ब्रॉड गेज में स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर क्या यूज होती है, ब्रॉड गेज का भी पूछ लिया, आप बोल दोगे सर 275 इंटू 25 इंटू 13 सेंटीमीटर, ये ब्रॉड गेज में स्लीपर यूज होती है। ओके, आपसे ये ब्रॉड गेज पूछा है, आपको मैं सारी वुडन स्लीपर के बारे में बता देता हूं। देखो क्या
स्लीपर सबसे पहले लिख के दिया, स्लीपर्स आर यूज्ड टू सपोर्ट और फिक्स द रेल। स्लीपर का काम क्या है? सपोर्ट करना रेल को और फिक्स करना रेल को। इट सेफली ट्रांसफर पॉइंट लोड इनटू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टू द बैलास्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन कई बार पूछी गई है, कई बार स्टेटमेंट में आई है। स्लीपर का काम क्या है सर? ये पॉइंट लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बैलास्ट के ऊपर। क्लासिफिकेशन स्लीपर की बताई। वुडन स्लीपर, अगर मैं वुडन स्लीपर की बात करूं तो साल टी एंड टीक आर मेनली यूज्ड इन टिम्बर स्लीपर। साल और टीक कहां यूज होते हैं? साल और टीक मेनली टिम्बर स्लीपर में यूज होते हैं। इट हैज अ लाइफ ऑफ 12 से 15 साल इसकी लाइफ होती है। ZnCl2 सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ स्लीपर्स लाइफ। तो जिंक क्लोराइड का आप जो सॉल्यूशन है उसमें उसको छिड़का या उसमें डुबा के स्लीपर को रख सकते हो ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। बोलोगे मेटल स्लीपर्स, दूसरा आता है मेटल स्लीपर। तो मेटल कौन सा यूज होगा? कास्ट आयरन। स्लीपर्स आर मोर यूज्ड इन कंप्रेशन टू इन कंपैरिजन टू स्टील स्लीपर्स बिकॉज ऑफ कोरोजन प्रॉब्लम। तो कास्ट आयरन स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा यूज होता है ताकि कोरोजन ना हो। इसकी लाइफ 35 से 40 साल होगी कास्ट आयरन की। बात आती है कंक्रीट स्लीपर। बात आती है किसकी? कंक्रीट स्लीपर। क्या लाइफ 40 से 60 साल होती है कंक्रीट स्लीपर की। नाउअडेज यही आपको देखने को मिलती है कंक्रीट स्लीपर। अभी देखो सवाल क्या था सर? सवाल पूछा गया था स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर यूज्ड इन किसमें? वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर किस किस में? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। साइज बताओ। 275 इंटू 25 इंटू 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई सर? ये साइज हो गई वुडन स्लीपर की ब्रॉड गेज में। सर मीटर गेज का पूछ देता तो 183 इंटू 20 इंटू 11 सेंटीमीटर लिख देता, और 150 इंटू 18 इंटू 9 सेंटीमीटर किसके लिए? नैरो गेज के लिए। ये हो गया ये एक टाइप का सवाल क्लियर। दूसरा सवाल देखने को मिला बियरिंग एरिया पर स्लीपर। हर एक स्लीपर का बियरिंग एरिया क्या होगा ये देखने को मिला था। तो ब्रॉड गेज के लिए वुडन स्लीपर का बियरिंग एरिया 5 फीट स्क्वायर होता है। 3.33 फीट स्क्वायर होता है सर किसके लिए? सर स्टैंडर्ड साइज की किसके लिए? मीटर गेज के लिए। और नैरो गेज के लिए 2.25 फीट स्क्वायर होता है। क्या स्टैंडर्ड साइज में अगर आपसे पूछा जाए बियरिंग एरिया पर स्लीपर? क्लियर। फीट स्क्वायर में है तो 5, 3.33, 2.25 फीट स्क्वायर। तो यहां पर मैंने 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो कंप्लीट कराए। ऐसे ही मैं आपको 4 क्लास, लगभग 4-5 क्लास में ये सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। पूरा ये जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बने हैं, और रिवीजन ऐसे ही करते जाऊंगा। किससे? क्वेश्चन थ्रू रिवीजन से। तो रेलवे इंजीनियरिंग में आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर। तो मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट कराते जा रहा हूं। रेलवे का रिवीजन कराए एक क्वेश्चन है। आपने बोला सर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखो मैंने आपको ये इंस्टाग्राम के लिए ये बना दिया है, इसको स्कैन करके आप जा सकते हो, और इसमें लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। यहाँ टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको पीपीटी वगैरह, पीडीएफ वगैरह ये सारी मिल जाया करेंगी, ये आप स्कैन कर सकते हो। अभी आप अगर थॉरोली किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, गेट ईएससी का सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आपको थॉरोली सारे एग्जाम कवर हो जाएं, ताकि बहुत ज्यादा एईजेई के एग्जाम्स आने वाले हैं। ओके। AB100 इसका कोड है, AB100 कोड है, आपको अच्छे से अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। अभी देखो 24 नवंबर 24 नवंबर यानी कल 24 नवंबर को क्या है सर? 24 ऑफ नवंबर को क्या मिलेगा आपको? UGST। क्या? अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट। कितने बजे? 11 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्या करो 11 AM पर, 11 AM लिख देता हूं मैं, 11 AM पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन जरूर करो। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर लोगे, और अच्छी रैंक लाने वालों के लिए बहुत अच्छे अवार्ड्स भी रखे गए हैं, स्मार्टफोन्स और आपके लैपटॉप्स वगैरह भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपने जो फीस भरी है गेट के फॉर्म में भरने में, वो भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। क्लियर है। तो ये भी आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का कंटिन्यूएशन में मैं कंप्लीट करा दूंगा। रेलवे इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू की आपकी डिमांड आई थी, मैंने आपको कराना शुरू कर दिया है। और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जरूर कमेंट करके बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।